तो जब भी आप ओपन फोल्डर करते हो ना, तो आपका, जैसे अपन ने कहाँ पे लिखा था, एंगुलर 19 में, एंगुलर भी, एंगुलर 27, ये अपना प्रोजेक्ट का फोल्डर था। तो ये प्रोजेक्ट ओपन, ये फोल्डर ओपन करो, ना कि बाहर का फोल्डर ओपन करने से होगा। ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ओपन करो। सर मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। सबको दिक्कत जा रही है? नहीं। एक बार वॉइस चेक करो ना आपका, क्लियर आ रहा है क्या सबको? यस सर, क्लियर। ओके, यस क्लियर। सर। ठीक है। सो प्रॉपरली प्रोजेक्ट ओपन करो, तब जाके आपका वो जो एनजी सब वाला कमांड है ना, वो प्रॉपरली काम करेगा। अगर आपने फोल्डर ओपन सर नहीं मेरे किया को तो नहीं आ रही कि सभी को नहीं आ रही सर की आवाज? बाकियों का आ सिर्फ रही आपको होगी। ही नहीं आ रही। आ रही है मुझे। हेडफोन या कुछ लगा के देखो, बाकियों का आवाज जा रही है। सर आवाज ब्रेक होते है थोड़ा थोड़ा। हाँ, थोड़ा होनहार। एक मिनट, हाँ। ओके, अभी बराबर है? हाँ सर, अब ठीक जी है। सर। हाँ हाँ। ठीक। सो प्रोजेक्ट प्रॉपरली ओपन किया करो, नहीं तो वो आपका एनजी सब वाला कमांड चलेगा नहीं। वो कमांड आपके प्रोजेक्ट के अंदर ही चलती है। अगर आपने गलत फोल्डर ओपन किया तो आपका प्रोजेक्ट रन नहीं होगा। ठीक है। ये स्टार्टिंग में एरर आते हैं, उसके बाद आपको आदत हो जाती है। अब प्रोजेक्ट रन करने की कमांड क्या है? एनजी सब, एंटर। ओके। बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्ट कौन से पोर्ट पे रन होता है? 4 2 डबल 0। अगर वो चेंज करना है तो कहाँ से चेंज कर सकते हैं? वो एंगुलर डॉट जेसन से। राइट। देखो, हमने एंगुलर डॉट जेसन में पोर्ट क्या डाला था? 4203। तो देखो बाय डिफॉल्ट कौन से पोर्ट पे रन हो रहा है? 4203 पे। ठीक है। अब, क्योंकि जब भी अपन इंडस्ट्री में काम करते हैं ना, कोई भी प्रोजेक्ट 420 पे काम ही नहीं करता, क्योंकि एपीआई वाले नॉर्मली कोई ना कोई पोर्ट यूज करते हैं। ठीक है। सो अपन ने क्या किया था? मल्टीपल कंपोनेंट्स क्रिएट किए थे, डैशबोर्ड और एम्प्लॉय। ओके। अब हमारे ऐप कंपोनेंट में मैंने क्या लिखा था? हेलो B27, और उसके बाद राउटर आउटलेट था। अब मैं ये राउटर आउटलेट फिलहाल निकाल देता हूँ। अब हमने दो कंपोनेंट क्रिएट किए थे, अब ये कंपोनेंट मुझे रेंडर कराने हैं। सो देखो, जैसे मैंने सिर्फ कंपोनेंट क्रिएट किया तो अपने आप तो रेंडर नहीं हो रहा है। ऐप कंपोनेंट में क्या दिख रहा है? सिर्फ हेलो B27। ओके। अगर आप डैशबोर्ड और एम्प्लॉय का HTML देखो, एम्प्लॉय के कंपोनेंट में क्या लिखा है? एम्प्लॉय वर्क। और डैशबोर्ड के कंपोनेंट में डैशबोर्ड वर्क। ठीक है। अब डैशबोर्ड के कंपोनेंट में मैं H3 डालता हूँ, डैशबोर्ड पेज लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है। और एम्प्लॉय के कंपोनेंट में एक टेक्स्ट बॉक्स डालता हूँ, इनपुट, उसके वैल्यू दे देता हूँ एंगुलर। ठीक है। अब डैशबोर्ड में भी मेरा कुछ HTML है और एम्प्लॉय में भी कुछ HTML है। बट अगर मैं एप्लीकेशन एक्सेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे वो नहीं दिख रहा है, सिर्फ हेलो B27 दिख रहा है। एंड वो भी कहाँ से आ रहा है? अपना ऐप कंपोनेंट से। राइट। अब मुझे क्या करना है? जैसे मैंने बोला था कि अपना पैरेंट कंपोनेंट कौन सा है? ऐप कंपोनेंट। कैसे ऐप आप, कंपोनेंट। कैसे पता चलता है कि ऐप कंपोनेंट पैरेंट कंपोनेंट है? कहाँ पे मेंशन होता है ये? इंडेक्स डॉट ऐप एच टी एम एल डॉट में। मेन डॉट पे। मेन डॉट टीएस में ना। हम्म। राइट। इंडेक्स डॉट HTML में कुछ भी नहीं है। राइट। यहां से अपन ने बताया कि कौन सा कंपोनेंट मेरा पेरेंट कंपोनेंट रहेगा, तो ऐप कंपोनेंट। ठीक है। अब ये फाइल मेरी मेन डॉट टीएस मेरी एग्जीक्यूशन की फाइल है, ये कैसा पता चलेगा? कहाँ पे मेंशन होता है मेन डॉट टीएस? मेन डॉट टीएस कहाँ पे मेंशन होता है? सर वो एंगुलर डॉट जेसन में। राइट। एंगुलर डॉट जेसन में। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर किसी को ये पता नहीं होता है, भले वो 2 साल का डेवलपर रहे, 3 साल का डेवलपर रहे, ये चीजें पता नहीं होती कि ये सारी चीजें लिंक यहाँ पे होती है। उस दिन मैंने बताया था, रिकॉर्डिंग गो थ्रू कर लिया करो, ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लिया करो। देखो, करंटली मार्केट ऐसा है कि आप एक भी इंटरव्यू का कॉल वेस्ट नहीं कर सकते हो। जो भी पहला इंटरव्यू आ रहा है वही क्रैक होना ही चाहिए एनी हाउ। सो एक भी चीज ऐसी नहीं मिस आउट होनी चाहिए जो आपको पता नहीं है। मैं हर चीज कवर कर रहा हूँ, बट अगर आप रिकॉर्डिंग नहीं देख रहे ना, तो डजंट मेक एनी सेंस देन। या आप जो भी फीस पे कर रहे हो, रोज ज्वाइन कर रहे हो, इसका मतलब ही नहीं बनेगा। ठीक है। चलो। सो सर मेरा, आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ, बोलो जल्दी। सॉरी टू इंटरप्ट।
सर बोलिए। आपने बोला ना कि वो स्टार्टिंग पॉइंट तो हमारे मेन डॉट टीएस में है, जो राइट। बूटस्ट्रैप में लिखा हुआ राइट। है ऐप डॉट कॉम, हाँ। ऐप कंपोनेंट। बट इफ वी गो टू इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, हम्म। राइट, और वहां पे हम ऐप रूट हटा देते हैं और तो कुछ भी दूसरा नहीं लोड होगा। कंपोनेंट का सिलेक्टर डाल देंगे, नहीं, वो गड़बड़ होगा, फिर क्योंकि दूसरे कंपोनेंट का कंपोनेंट का डाल दें। कंपोनेंट इनिशियलाइज नहीं होगा तुम्हारा, क्योंकि यहां से अपन कंपोनेंट का फर्स्ट कंपोनेंट इनिशियलाइज कर रहे हैं। अब ये कंपोनेंट नथिंग बट क्या है? एक क्लास है। राइट। कंपोनेंट नथिंग बट क्या है? क्लास है। तो हम्म। क्लास का ऑब्जेक्ट कहाँ से क्रिएट होता है? तो यहां से। गॉट इट? ओके, ओके। थैंक यू। सो ऐप कंपोनेंट अपना क्या है? पेरेंट कंपोनेंट। अब मुझे क्या करना है? ऐप कंपोनेंट में बाय डिफॉल्ट अपना ऐप कंपोनेंट रन होता है, राइट? तो मुझे ऐप कंपोनेंट में मेरे जो दो कंपोनेंट क्रिएट किए वो रेंडर करना है। तो कैसे रेंडर करते हैं? तो मैं पहले टेबल लेता हूँ। टेबल को स्टाइल विड्थ 100% देता हूँ। ठीक है। टेबल के अंदर एक टीआर लिया, उसके अंदर एक टीडी, उसके बाद और एक टीडी। पहले टीडी में मुझे क्या करना है? डैशबोर्ड कंपोनेंट रेंडर करना है। अब डैशबोर्ड जैसे मैंने उस दिन बताया था कि कंसीडर करो, फॉर नाउ कंसीडर कंपोनेंट एज अ पेज। तो मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐप कंपोनेंट के ऐप पेज के अंदर आपको डैशबोर्ड पेज लोड करना है इस टीडी के अंदर। ठीक है। तो आप कैसे लोड करोगे? डैशबोर्ड के कंपोनेंट के डेकोरेटर में देखो, ये क्या है? कंपोनेंट का डेकोरेटर। डेकोरेटर में अगर आपने सिलेक्टर देखा तो क्या है? ये सिलेक्टर है। सिलेक्टर इज लाइक, सब हमें सबको कुछ ना कुछ यूनिक नाम होता है, वैसे इस कंपोनेंट का यूनिक ये है। तो जहां कहाँ भी मुझे वो कंपोनेंट चाहिए तो मैं इस नाम से उसको बुलाऊंगा, एज अ HTML टैग। एंड ओके। बट अभी एरर आ रहा है। मैंने HTML में तो डाला, बट ये एंगुलर 19 का प्रोजेक्ट बनाया अपना, राइट, नया वाला। उसमें क्या है? बाय डिफॉल्ट सारे कंपोनेंट क्या है? स्टैंड अलोन। तो फर्स्ट रूल है, जहां पे भी जो चीज यूज करने वाला हो, उसको इंपोर्ट करो, उसके बाद ही यूज कर सकते हो। तो अगर आप ऐप कंपोनेंट में डैशबोर्ड कंपोनेंट यूज करने वाले हो, तो ऐप कंपोनेंट के डॉट टीएस में जाओ, इंपोर्ट में आपके कंपोनेंट का क्लास इंपोर्ट करो। कौन सा? डैशबोर्ड कंपोनेंट। देखो सजेशन में आ रहा है, इसको सिलेक्ट करो। अभी अगर मैंने यहाँ पे सेव किया तो देखो वो एरर निकल गया। सो एक कंपोनेंट में दूसरा कंपोनेंट यूज करना है तो उसके डॉट टीएस में पहले उसको इंपोर्ट करो, उसके क्लास को, तभी जाके आप यूज कर पाओगे, नहीं तो यूज नहीं कर पाओगे स्टैंड अलोन वाले प्रोजेक्ट में। पुराना जो प्रोजेक्ट था उसमें आप इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी, बाय डिफॉल्ट यूज कर सकते थे क्योंकि वहां पे ऐप मॉड्यूल था। ठीक है। अब दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे ऐप हाइपन। अब देखो जैसे मैं यहां से सिलेक्ट करता हूँ ना, तो इंपोर्ट अपने ऑटोमेटिकली आ जाता है। देखो, अब अगर मैं ये ओपन करूंगा ना, देखो एम्प्लॉय का ऑटोमेटिक आ गया। डैशबोर्ड का हमको करना पड़ा क्योंकि मैंने वो इंटेलिजेंस आया था ना, वहां से सिलेक्ट किया। तो जैसे मैंने सिलेक्ट किया वो क्या करता? अपने आप इंपोर्ट भी ऐड कर देता। समझे? सो एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट यूज करना है तो उस कंपोनेंट का क्लास उस कंपोनेंट के इंपोर्ट में होना चाहिए, तभी जाके हम यूज कर पाते हैं। अब मैं सेव करता हूँ। तो अब अगर तुम कंपोनेंट देखो तो ये हेलो B27 कौन से कंपोनेंट से आ रहा है? ऐप। ऐप कंपोनेंट ऐप। से। मेन यहाँ पे ऐप डैशबोर्ड कंपोनेंट। कंपोनेंट लोड हुआ और यहाँ पे एम्प्लॉय कंपोनेंट लोड हुआ। क्लियर? यस। यस। ओके। अब और एक थोड़ा सा वेरिएशन करता हूँ। डैशबोर्ड के अंदर फिर से मैं ऐप एम्प्लॉय कंपोनेंट लोड करता हूँ। ऐप हाइफन एम्प्लॉय। ठीक है। अपने आप इंपोर्ट आ गया है। क्या बोल रहा है? सेव नहीं हुआ क्या प्रॉपर? सेव। सेव। देखो, ये ऐप कंपोनेंट है, ये डैशबोर्ड कंपोनेंट है, ये एम्प्लॉय कंपोनेंट है। लेकिन डैशबोर्ड कंपोनेंट के अंदर फिर से देखो एम्प्लॉय कंपोनेंट आया। समझा ना ये? क्योंकि अपन ने क्या किया? डैशबोर्ड कंपोनेंट के अंदर फिर से हमने एम्प्लॉय कंपोनेंट रेंडर किया। तो डैशबोर्ड कंपोनेंट के अंदर देखो एम्प्लॉय कंपोनेंट फिर से रेंडर हुआ। अब इसको दिखाता हूँ इंस्पेक्ट करके। ये अपना ऐप रूट मतलब क्या है? ऐप कंपोनेंट। ऐप कंपोनेंट के अंदर ये है B27। उसके बाद टेबल आया, टीडी आया, टीआर आया, टीडी आया। पहले टीडी में मैंने क्या डाला? ऐप डैशबोर्ड। ठीक है। ऐप डैशबोर्ड के अंदर ये आया, ये आया, उसके बाद मेरा एम्प्लॉय कंपोनेंट आया। दिख रहा है ना? उसके बाद दूसरा टीडी, दूसरे टीडी में मैंने ऐप एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय कंपोनेंट, डैशबोर्ड कंपोनेंट भी रेंडर किया और ऐप कंपोनेंट में भी।
सो कोई भी कंपोनेंट कौन से भी कंपोनेंट में यूज कर सकते हो, बट ऐसा मत करना कि उसी सर कंपोनेंट में वही कंपोनेंट फिर से रेंडर करो, इट्स लाइक डेडलॉक जैसा हो जाएगा। बराबर। सर इस केस में सेकंड में आपने इंपोर्ट क्यों नहीं किया, पहले में आपने ऐप हुआ ना? कंपोनेंट में वो दोनों। नहीं नहीं नहीं, वही तो मैंने पहले बताया था। देखो हुआ ना इंपोर्ट। कैसा होता है, अभी इंपोर्ट नहीं है, ठीक है, डैशबोर्ड कंपोनेंट में अगर आप ये इंटेलिजेंस जो आता ना, ऐप हाइपन, यहां से अगर आप सिलेक्ट करते हो ना, हम्म। तो इंपोर्ट अपने आप आ जाता है। अरे यार अभी नहीं आया, अपन ने रिमूव किया ना। ठीक है, ये सो एंगुलर का बाय डिफॉल्ट दिस इज आल्सो अ स्टैंड अलोन, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा इधर भी। नहीं, एक बात पकड़ के चलो, एक कंपोनेंट के अंदर कुछ भी यूज करने वाले हो, उसको इंपोर्ट किए बिना आप यूज नहीं कर सकते। वो राउटर आउटलेट रहे, राउटर लिंक रहे, कंपोनेंट रहे, कुछ भी रहे, अगर आप एक कंपोनेंट में कुछ यूज कर रहे हो, उसको इंपोर्ट करो, उसके बाद ही आप यूज कर पाओगे। अगर डैशबोर्ड कंपोनेंट में एम्प्लॉय कंपोनेंट यूज करना है, तो उसको एम्प्लॉय का इंपोर्ट डालना ही पड़ेगा यहाँ पे, अदरवाइज यूज नहीं कर पाओगे। ठीक सर है। ये आउटर आउटर आउटलेट जो था ये रूट का है सिर्फ? हाँ, ये एरर दे रहा है क्योंकि अपन ने इंपोर्ट किया और यूज नहीं किया, इसलिए एरर दे रहा है, वार्निंग है। ऐप कंपोनेंट में देखो, यहाँ पे अपन ने इंपोर्ट किया बट उसका यूज ही नहीं कर रहे अपन, तो वो वार्निंग दे रहा है कि यू हैव इंपोर्टेड बट यू आर नॉट यूजिंग इट। वही एरर, समझ रहे हैं? Yes. वार्निंग है ये। ठीक है। सो फिलहाल जब तक अपना राउटिंग नहीं है, तब तक अपन ऐसे ही कंपोनेंट रेंडर करेंगे ऐप कंपोनेंट में। जैसे ही मेरा राउटिंग हो जाएगा, फिर अपन ऐसे नहीं रेंडर करेंगे, राउट से नेविगेशन करेंगे कंपोनेंट का। सो एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट रेंडर करना है, तो मुझे उस कंपोनेंट का क्लास नेम मेरे इंपोर्ट में डालना पड़ेगा, तभी जाके मैं यूज कर पाऊंगा। क्लियर है ये? सर यस राउटर सर। आउटलेट, राउटर आउटलेट टैग होता। नहीं, ये डायरेक्टिव है, आगे बताऊंगा मैं, अभी इसका काम नहीं है, निकाल देता। ठीक ओके। है, जितना काम का अभी उतना ही ध्यान रखो। ठीक है। कंपोनेंट को रेंडर कैसे करते हैं? यूजिंग इट्स सिलेक्टर। सिलेक्टर कहाँ पे रहता है? कंपोनेंट डॉट टी एस में, यहाँ पे। ये जो नाम है वो एज एच टी एम एल टैग अपन रेंडर करते हैं। एक तो ऐसे करो, सेल्फ या फिर सेल्फ क्लोजिंग भी चलता है ये। आइदर यू कैन डू लाइक दिस और दिस। क्लियर? Yes. ओके, एक मिनट, अब मुझे एक्सेल खोलने दो। वेरिएबल डिक्लेरेशन देखते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग कंपोनेंट बनाऊंगा। यू ऑल्सो डू द सेम थिंग, ताकि जो नए लोग हैं, जिन जो एंगुलर पहली बार पढ़ रहे हैं या फिर एक्सपीरियंस में भी होंगे, तो हर एक टॉपिक का कोड अपन उसी कंपोनेंट में रखेंगे, तो कभी भी रिवाइज करना है तो उसी कंपोनेंट में जाओगे। ठीक है। सो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं? तो नया कंपोनेंट क्रिएट करूंगा मैं, राइट क्लिक किया, कंपोनेंट पे न्यू टर्मिनल ओपन किया, एनजी जनरेट कंपोनेंट वेरिएबल्स। ठीक है। अब कंपोनेंट क्रिएट हुआ। कंपोनेंट क्रिएट करने के बाद ऑब्वियसली मुझे रेंडर करना पड़ेगा। रेंडर कहाँ पे करेंगे? ऐप कंपोनेंट में। अब मैं ये पुराना हटा देता हूँ, एक ही टीडी रखता हूँ। यहाँ पे क्या करना है, ऐप। देखो, अभी डॉट टीएस को देख लो, यहाँ पे मेरा वेरिएबल कंपोनेंट इंपोर्ट है क्या? नहीं। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे ऐप, यहाँ से ऐसा सिलेक्ट करता हूँ ना, तो इंपोर्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है आगे। बट अगर आपने कॉपी पेस्ट किया, इंटेलिजेंस से सिलेक्ट नहीं किया, सजेशन में जो आ रहा है ना, तो फिर आपको मैन्युअली इंपोर्ट करना पड़ेगा। डिफरेंस समझा? हाँ सर। ओके, ठीक है। यस अब वेरिएबल, अब अपन एंगुलर में काम करते तो किस टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हैं? एंगुलर में किसके? JavaScript. अरे टाइप स्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट सर। टाइपस्क्रिप्ट। डॉट टी एस है ना। हाँ। टाइप स्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट का सुपरसेट बोलते हैं। मतलब टाइप स्क्रिप्ट जो लैंग्वेज बनी है वो जावास्क्रिप्ट का यूज करके ही बनी हुई है। बट टाइप स्क्रिप्ट क्या करता है, कुछ उप्स के कंसेप्ट सपोर्ट करती है, जैसे क्लास, इंटरफेस, राइट। कुछ उप्स के कंसेप्ट सपोर्ट करती है, जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं, लेकिन वो अराउंड द वे यूज करके कुछ तो भी करते हैं अपन। ठीक है। अब
वो जावास्क्रिप्ट सर में वो कितने डेटा, वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए नहीं देता है, बहुत कम लिमिटेड चीजें। हाँ डेटा टाइप नहीं दे सकते, वही बहुत सारी चीजें जो टाइपस्क्रिप्ट में वो जावास्क्रिप्ट में नहीं है। ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट में कितने डेटा टाइप है, बोलो जल्दी जल्दी। ये नंबर बुलियन वेयर का नंबर, कांस्टेंट। वेरिएबल डेटा टाइप, वैर डेटा टाइप नंबर टू हो गया, स्ट्रिंग टाइप्स, वेर प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव। बुलियन। अरे अरे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स। एरे देखो, जब भी आपको कोई डेटा टाइप पूछता है सबसे पहला वर्ड आना चाहिए प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, क्या बचा वीर? नल। अरे नहीं प्रिमिटिव पूछ रहा हूँ, नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, उसके बाद बुलियन इंटीजर इंटीजर नहीं ना, नंबर इंटीजर डेट है ना, नंबर में सब कुछ आ गया, फ्लोटिंग वैल्यू, इंटीजर, सब कुछ इसी में आ गया। सिंगल कैरेक्टर, मल्टीपल कैरेक्टर, वर्ड, सेंटेंस सब इसी में आ गया। ट्रू, फॉल्स और डेट, ये अपने प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ठीक है। उसके बाद डिराइव डेटा टाइप कौन सा है? एरे। अरे एंड ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट एंड अरे। एंड एरे और क्या होते हैं? नल एंड अनडिफाइंड नल एंड अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्रिस्टल क्लियर पकड़ के चलो, ये इसमें अगर आपका कंफ्यूजन है तो इंटरव्यूअर पट से पकड़ लेता है कि भाई जिसका डेटा टाइप में ही कंफ्यूजन है उसको आगे का क्या पता होगा, वो मूड बना लेता है और आपका इंटरव्यू भी नहीं लेता फिर। जैसे ही कोई पूछता है कि हाँ जावास्क्रिप्ट के बताओ या फिर टाइपस्क्रिप्ट बताओ, भाई प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव, प्रिमिटिव में ये चार है, नॉन प्रिमिटिव अपने ये चार है। ठीक है। अब ये जावास्क्रिप्ट में था, अब टाइपस्क्रिप्ट में एज इट इज सेम है। ठीक है। बट वहां पे अपन क्या करते थे, वैर नेम इज इक्वल टू वैल्यू रखते थे। करेक्ट। जिस टाइप का डेटा तुम वेरिएबल में स्टोर करेंगे उस टाइप का डेटा टाइप इसको ऑटोमेटिकली आ जाता था। राइट। अब टाइपस्क्रिप्ट में थोड़ा सा अलग है लिखने का तरीका, मैं इसको कमेंट करके रखता हूँ। ठीक है। अब अपन क्या करते, पहले वेरिएबल का नाम देते, वैर लेट कांस्टेंट अपन यहाँ पे यूज नहीं करते, वेरिएबल का नाम, लेट्स से फर्स्ट नेम कोलन, उसके बाद डेटा टाइप स्ट्रिंग इज इक्वल टू एम्प्टी। ठीक है। वेरिएबल का नाम कोलन, उसका डेटा टाइप, कौन से डेटा टाइप है इस वेरिएबल में, कौन से टाइप का डेटा स्टोर करने वाले हो, स्ट्रिंग, ये हो गया। ठीक है। दूसरा रोल नंबर कोलन, डेटा टाइप क्या रहेगा, नंबर, 1 2 3। ठीक है। उसके बाद इज एक्टिव कोलन बुलियन, फॉल्स या फिर ट्रू, दो ही पॉसिबल वैल्यूज है। और अपना डेट, करंट डेट कोलन डेट, डी कैपिटल है, ओके, इज इक्वल टू न्यू डेट। करंट डेट ऐसे लेते जावास्क्रिप्ट में, ये अपने चार वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गए। स्ट्रिंग ऐसे लिखोगे, नंबर, बुलियन, डेट। ओके। अब थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ कि जावास्क्रिप्ट में क्या था और यहाँ पे क्या कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में अगर तुमने वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल में कभी स्ट्रिंग भी डालो, कभी नंबर डालो, वो कभी एरर भी नहीं देगा। बट टाइप स्क्रिप्ट में जब हमने ये वेरिएबल बनाया तो इसको स्पेसिफिक डेटा टाइप बताया कि भाई इसमें कौन सा डेटा जाएगा, स्ट्रिंग टाइप ही। देखो, दिस डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू चेतन, डाला मैंने, अलाउ किया। दिस डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू स्मॉल, सिंगल कोट में भी डालता हूँ, आइदर डबल कोट यूज करो, सिंगल कोट यूज करो, जस्ट किसी को कंफ्यूजन है तो वो क्लियर करने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ, सिंगल कोट या फिर डबल कोट, ऑलवेज बी ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग। ओके। सेम। अगर मैं दिस डॉट फर्स्ट नेम में नंबर एंटर करता हूं तो एरर आएगा। क्यों एरर आया, क्या बोल रहा है, टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। अपने ये वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में नंबर नहीं जा सकता। क्लियर, नंबर नहीं जाएगा, बुलियन नहीं जाएगा। अब ये चीज जावास्क्रिप्ट में नहीं पॉसिबल थी। वी कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट डेटा टू बी स्टोर्ड इनटू द वेरिएबल बिकॉज स्ट्रांगली डेटा टाइपिंग ऐसा कुछ फंडा ही नहीं है, वहां पे है लेकिन वो प्रोटोटाइप और ये सब करके बहुत तामझाम करके करना पड़ता है। अंडरस्टूड। जिस टाइप जो वेरिएबल आपने बनाया उसका जो डेटा टाइप है उसी टाइप का डेटा वहां पे जाएगा। ओके। अब यहाँ पे देखो, दिस डॉट रोल नंबर, इसमें मैं 1 2 3 स्टोर कर रहा हूँ। वाई इज इट गिविंग एरर, हमने तो नंबर दिया ना, इट इज अ स्ट्रिंग
स्ट्रिंग String. स्ट्रिंग स्ट्रिंग दिया इन है सर। कोट्स में है। डबल कोट के अंदर कुछ भी रखो, डबल कोट या फिर सिंगल कोट, दैट विल बी ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग ओनली। अंडरस्टूड? यस सर। वैल्यू इंटीजर है, तुमको पता है, लेकिन तुमने क्या किया, डबल कोट के अंदर लिखा ना, तो बाय डिफॉल्ट इट इज ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग ओनली। क्लियर? अंडरस्टूड ना? यस। ओके, ये हो गया। अब दिस डॉट रोल नंबर में इज इक्वल टू 12.50 भी स्टोर कर सकता हूँ। सो जैसे मैंने बोला ना, नंबर ही अपने पास। अब जो डॉट नेट और जावा से है उनको पता होगा कि नंबर के लिए अलग डेटा टाइप है, इंटीजर इंटीजर, और फ्लोट के लिए डबल फ्लोट जो भी है। ओवर हियर वी जस्ट हैव नंबर, इंटीजर भी इसी में जाएगा, फ्लोटिंग पॉइंट भी इसी में जाएगा। क्लियर? यस सर। ओके, दिस डॉट इज एक्टिव इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, यहां पे भी मैंने अगर ये ट्रू स्ट्रिंग में डाला, एरर आएगा। ओके, बिकॉज डबल कोट के अंदर गया मतलब वो स्ट्रिंग हो गया। क्लियर है सबको ये? यस Yes, sir. यस सर। सादा सादा वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया। ठीक है, अरे और ऑब्जेक्ट अभी नहीं बताता, जब अपन फॉर लूप देखेंगे तब बताता हूँ, या फिर कर लेते हैं। अब ये सारे जो डेटा टाइप अपन ने बनाए, वेरिएबल जो बनाए, इसमें वही टाइप का डेटा जाएगा। बट लेट से ऐसी रिक्वायरमेंट है कि तुम्हें पता नहीं है कि इस वेरिएबल जो बनाने वाले हो उसमें कोई भी डेटा जा सकता, कभी नंबर जा सकता, कभी स्ट्रिंग जा सकता, बेस्ड ऑन द कोड, बेस्ड ऑन द कंडीशन। कभी तुम नंबर स्टोर करोगे, कभी तुम स्ट्रिंग स्टोर करोगे, तो वैसा कब, वैसा अब मगर मैंने स्पेसिफिक डेटा दिया तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट में एक एनी करके डेटा टाइप है। ओके, अब देखो मैं यहाँ पे स्टूडेंट लिख रहा हूँ, कोलन एनी दे रहा हूँ। ठीक है, उसको मैंने वैल्यू असाइन नहीं किया है, सिर्फ स्टूडेंट दिया और एनी। जैसे स्ट्रिंग नंबर बुलियन डेट है ना, वैसे ही मेरा एनी है। एनी इट्स लाइक अ डायनामिक डेटा टाइप, इट विल अलाउ यू टू स्टोर एनी काइंड ऑफ डेटा इनटू स्टूडेंट। ओके, अब देखो, दिस डॉट स्टूडेंट इज इक्वल टू स्ट्रिंग भी अलाउड कर रहा है ये, दिस डॉट स्टूडेंट इज इक्वल टू नंबर भी अलाउड कर रहा है, बिकॉज we didn't specify any particular data type, any, we can store any type of data. Clear? यस अब any कब यूज सर करना है? हाँ, सर हम जो अभी टू टाइम्स जो वेरिएबल में डेटा स्टोर कर रहे हैं सर, हाँ, सो वो कौन सा कंसीडर करेगा सर, फर्स्ट वन या लेटेस्ट वन सर? लेटेस्ट वन ना, वो बताऊंगा मैं। वेट वेट, वो कंफ्यूजन क्लियर करूंगा, अभी मुझे सिर्फ वेरिएबल क्लियर कर रहा हूँ। मतलब जैसे अपन ने रोल नंबर को 1 2 3 किया, राइट? तो यहाँ पे अभी रोल नंबर की लेटेस्ट वैल्यू क्या रहेगी? तो सबसे पहले क्या होता है, ये इनिशियलाइज होता है, ये लाइन एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद कंस्ट्रक्टर। तो जो भी लास्ट वाली लाइन रहेगी ना, वही वैल्यू इसमें होल्ड होगा। कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट कॉल होता है जब भी अपने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट कॉल होता है। ये अपन ने सी और सी प्लस प्लस में पढ़ा होगा, राइट? कंस्ट्रक्टर यस सर। गेट्स एग्जीक्यूटेड बाय डिफॉल्ट व्हेनेवर क्लास ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, करेक्ट? सो रोल नंबर में लास्ट वैल्यू क्या रहेगी, ये 12.50 ओवरराइड करते जाएगा वो। ओके, सर वो कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होता है एज क्लास राइट वो इन डॉट नेट में? वो उधर, यहाँ पे नेम देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंस्ट्रक्टर लिखो। Even Java also, we have to give the class name. But here we don't have to give the class name. Just write the constructor, that's it. Okay? सर यह भी कंस्ट्रक्ट टाइप होते हैं क्या? नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं है, हम्म, वो उधर ही लिमिटेड है। कॉपी ओके। कंस्ट्रक्टर ना क्या, डिफॉल्ट ना क्या, उधर ही है, यहाँ पे नहीं। ओके, क्या बता रहा था? हाँ, एनी का सर सर कोई एनी भी कब स्टोर एनी कर यूज कब सकते करना हैं। यूज है और करना है? तो ये कब यूज करोगे और एनी कब यूज करोगे फिर? अगर ये एनी दिया है और ये डेटा टाइप भी दिया है तो कुछ ना कुछ रीजन होगा, राइट? सो एनी तभी यूज करना है जब आपको डेट कौन से टाइप का डेटा वेरिएबल में स्टोर होने वाला है ये पता ही नहीं है, यू विल ओनली यूज एट दैट टाइम एनी। क्लियर? हम्म। ठीक है, तो ये अपन ने अपने वेरिएबल बनाए। अब ये वेरिएबल को मुझे प्रिंट भी करना है, तो मैं एचटीएमएल ओपन करता हूँ। अब हम जा रहे हैं डेटा बाइंडिंग के पास। ठीक है, वेरिएबल के डिक्लेरेशन के और कुछ रूल है, मतलब और तरीके हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। पहले डेटा बाइंडिंग थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैंने वेरिएबल क्रिएट किया, वेरिएबल में मैंने कुछ ना कुछ वैल्यू भी स्टोर किया, तो वो वेरिएबल की वैल्यू दिखाऊँ कैसे? लेट्स से तुम्हारे पास एक लेबल है,
इफ वी टॉक अबाउट जावास्क्रिप्ट, अगर ये लेबल में तुम्हें रोल नंबर में जो वेरिएबल में वैल्यू है वो प्रिंट करना है तो कैसे करोगे जावास्क्रिप्ट में? देखो, इट्स नॉट लाइक कि डॉक्यूमेंट। तुमको, राइट, इट्स नॉट लाइक कि अगर तुमको एंगुलर पता है तो तुमको कोई जावास्क्रिप्ट नहीं पूछेगा, ऑब्वियसली तुमको जावास्क्रिप्ट पूछने वाला है। और जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा, इट्स वेरी बेसिक इन जावास्क्रिप्ट, वो मेथड गेट बाय आईडी सर, वो राइट? मेथड यूज करके सर। एलिमेंट सिलेक्ट करो और उसके एचटीएमएल में, इट्स अ डिस्प्ले एलिमेंट, सो इनर एचटीएमएल में वो वैल्यू दो, राइट? डॉक इस एलिमेंट को पहले आईडी दोगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू तुम्हारे वेरिएबल का नाम। ये हम जावास्क्रिप्ट में करते थे, राइट? अब एंगुलर में क्या है, डायरेक्टली हमारे पास इंटरपोलेशन है। ओके, तो यहाँ पे मैं रोल नंबर प्रिंट करता हूँ, तुम्हारे वेरिएबल का नाम, विदाउट यूजिंग दिस कहाँ पे यूज करोगे? सिर्फ डॉट टीएस में, एचटीएमएल में डायरेक्टली। ओके, देखो आया 12.5 जो मैंने बोला था लेटेस्ट वैल्यू, राइट? इसके बाद अगर मैं फिर से यहाँ पे लिखता हूँ दिस डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू 300 333, सेव, देखो लेटेस्ट वैल्यू। क्लियर? अंडरस्टूड? यस सर। ये है आपका। सर फिर वो जावास्क्रिप्ट का यूज कहाँ होगा सर? आप तो, हम तो एंगुलर डायरेक्ट में नहीं करना है इंटरपोलेशन ना, से नहीं करना है एंगुलर कॉल में, कर रहे हैं। एंगुलर में नहीं करना है यूज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ओके। ओके, ठीक है। सो ये है इंटरपोलेशन। अब इंटरपोलेशन मतलब क्या? जहां पे भी आपको कुछ वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना है एचटीएमएल में, तो आप क्या करोगे? डबल करली ब्रेसेस, डबल करली ब्रेसेस, उसके अंदर आपके वेरिएबल का नाम, दैट इज इंटरपोलेशन। ये एक वे हो गया। अब मैं टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ, इनपुट टाइप, यहाँ पे मुझे वैल्यू, टेक्स्ट बॉक्स को वैल्यू एम्प्टी किया मैंने, टेक्स्ट बॉक्स मेरा रेंडर हुआ लेकिन टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू नहीं है। अब मुझे क्या करना है? मेरे फर्स्ट नेम वेरिएबल में जो वैल्यू है वो मुझे इस टेक्स्ट बॉक्स के वैल्यू में असाइन करनी है। तो मैं ये वैल्यू के अंदर डबल कोट के अंदर भी करली ब्रैकेट यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे वेरिएबल का नाम है। अब मेरा जब टेक्स्ट बॉक्स रेंडर होगा तो मेरे वेरिएबल में जो वैल्यू है उसके साथ रेंडर होगा। अंडरस्टूड? यस। यस सर। दिस इज ऑल्सो इंटरपोलेशन, दिस इज ऑल्सो इंटरपोलेशन। जहां पे भी आपको एचटीएमएल में वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना है, डबल करली ब्रेसेस दो, आपका वेरिएबल वहां पे डाल दो, वहां पे दिख जाएगी वैल्यू। क्लियर? यस। यस सर। एक सिलेक्ट लो, आपका जो ड्रॉप डाउन होता है, इसके अंदर वो ऑप्शन लो, यहाँ पे भी दिखा सकते हो फर्स्ट नेम। तो आपके ड्रॉप डाउन में एक ऑप्शन आएगा, उसमें देखो एक ऑप्शन है बाय डिफॉल्ट चेता, एक दो स्टैटिक ऑप्शन भी डालो। आया? समझा? कहीं पे भी जहां पे भी आपको वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना है, डायरेक्टली ऐसा इंटरपोलेशन में वैल्यू भेज सकते हो। डाउट है किसी को यहाँ पे कुछ? नहीं सर। नहीं सर। अब जावास्क्रिप्ट में ये सेम चीज करना है तो कितना सारा कोड लिखना पड़ता था, यहाँ पे बहुत इजीली है इंटरपोलेशन में, डायरेक्टली वेरिएबल में जो वैल्यू है वो एचटीएमएल में अपने आप रेंडर हो जाती है। क्लियर? ठीक है। अब दूसरा तरीका देखो, अब जो ऊपर वाला टेक्स्ट बॉक्स है इसमें हमने लेकिन जो वैल्यू साइट है डाली, ना उसमें, जीएसटी की साइट है ना उसमें एरर आता है, तो ऐसे आता है इंटरप्रिटेशन वाला। किसकी साइट? जीएसटी वाली? हाँ जीएसटी वहां वाली। पे ऐसा ऐसा दिखता है पेज लोड होने हाँ से ऐसा पहले, दिखता है तो सर। वो एंगुलर जेएस में बनी है साइट, ओल्ड लैंग्वेज में, एंगुलर जेएस पुरानी सबसे पहली लैंग्वेज। तो वहां पे क्या होता था, जब तक डेटा है नहीं तब तक वो करली ब्रेसेस दिखता था। ओके, अभी भी दिखता है। हाँ, तो डेटा लोड नहीं होता ना तब तक वो दिखता, जियो के भी वेबसाइट में वैसा दिखता। सर आप बताने वाले थे पुराने और नए में डिफरेंस। वो नहीं, ये डिफरेंस नहीं है, ये सेम ही है। नहीं नहीं नहीं, मतलब 19 में और पुराने वाले में नहीं नहीं, आप डिफरेंस बता। जो कॉमन टॉपिक है ना वो मैं यहाँ पे कंप्लीट करूंगा, फिर पुराना हाँ प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, वहां पे फिर जो उसमें क्या था और इसमें क्या नहीं है वैसा फिर बताऊंगा। हाँ पैरेलली ठीक। दोनों नहीं बता सकूंगा। ठीक है। हाँ तो ये क्या था अपना हाँ इंटरपोलेशन। अब ये टेक्स्ट बॉक्स देखो, ये टेक्स्ट बॉक्स को हमने वैल्यू असाइन किया, बट यहाँ पे हमने वैल्यू को क्या किया?
इंटरपोलेशन से वैल्यू दिया। दूसरा वे देखो, हम्म। इनपुट वैल्यू। अब आता है प्रॉपर्टी बाइंडिंग। सो वैल्यू इट्स नथिंग बट एट्रीब्यूट ऑफ दिस टेक्स्ट बॉक्स, और प्रॉपर्टी बोलो इसको, टाइप हो गया, वैल्यू हो गया, ये क्या है, प्रॉपर्टीज है ना ये एलिमेंट की, या फिर एट्रीब्यूट बोलो। हम्म। तो इन एट्रीब्यूट को डायनामिक वैल्यू पास करना है, सो वी कैन यूज प्रॉपर्टी बाइंडिंग। सो जो भी प्रॉपर्टी को आपको डायनामिक वैल्यू पास करना है उसको स्क्वायर ब्रैकेट में रैप करो, इसमें वेरिएबल भेज दो, फर्स्ट नेम। सजेशन में क्यों नहीं आ रहा है? देखो इसने भी वैल्यू रेंडर किया, इसने भी। ये यूजिंग इंटरपोलेशन था और नीचे वाला यूजिंग प्रॉपर्टी बाइंडिंग। डिफरेंस क्लियर है? इसमें हमने क्या किया, वैल्यू के अंदर डबल करली ब्रेसेस के अंदर अपन ने वेरिएबल लिखा, तो दिस इज प्रॉपर इंटरपोलेशन। और यहां पे हमने क्या किया, एक वैल्यू, वैल्यू जो हमारी प्रॉपर्टी उसको डायनामिक वैल्यू भेजा, वेरिएबल। सो दिस इज प्रॉपर्टी बाइंडिंग। क्या क्या कर सर आई सकते हैव अ क्वेश्चन ओवर हियर। हैं? रियल टाइम प्रोजेक्ट में Yep. इसका कोई परफॉर्मेंस पे इफेक्ट होता है कि हमें इंटरपोलेशन यूज करना चाहिए स्पेसिफिक केस में या इंटरपोलेशन और प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी बैंड? बाइंडिंग दोनों वन वे ही है, तो कोई भी यूज करो, ये दोनों वन वे में ही आते हैं। ओके, तो परफॉर्मेंस में ऐसा ओके। कुछ भी फर्क नहीं है, बट जैसे प्रॉपर्टी सर बाइंडिंग इनिशियल बट अगर, लोड पे, नहीं, जब, कंपोनेंट के लोड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, नहीं, जैसा जो सा मर्जी यूज करो? नहीं, बट ये अपन अवॉइड करते यूज करना ऐसे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग के लिए ये वे यूज करते हैं अपन। हाँ, अगर कहीं पे वैल्यू ओके। जस्ट प्रिंट कर रहे हैं तो वी गो फॉर द इंटरपोलेशन। ओके, ओके, सो बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर प्रॉपर्टीज यूज प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी बाइंडिंग। बाइंडिंग। बट कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं जहाँ पे प्रॉपर्टी बाइंडिंग नहीं चलता है, वैल्यू प्रॉपर्टी को ही वैल्यू भेजना है, लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते, वैल्यू प्रॉपर्टी बाइंडिंग नहीं यूज कर सकते, तो वहां पे ऐसे ही ओके। वैल्यू देना पड़ता है। वो दिखाऊंगा मैं, जब अपन इनलाइन एडिटिंग देखेंगे ना, वहां पे अपन को ऐसा करना पड़ता है। ठीक है। ओके, हाँ, थैंक यू। सो जैसे मैंने क्या किया, टेक्स्ट बॉक्स को अभी देखो, इनपुट। अब मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ, इनपुट टाइप कोलन स्ट्रिंग। हाँ, अब देखो, ये एक वे था, यहाँ पे हमने क्या किया, वेरिएबल डेटा टाइप प्लस इनिशियलाइजेशन। दूसरा वे है डायरेक्टली वैल्यू भी दो, रेडियो। तो देखो ये अपना आप डेटा टाइप ले लेता, स्ट्रिंग। ये डायरेक्ट क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन हो गया। ये क्या था, डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन, ये डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन। ओके। अब इनपुट टाइप में मैंने क्या लिखा, रेडियो। तो अब ये जो टाइप है ना, इसको भी मुझे डायनामिक करना है। जैसे तुमने प्रॉपर्टी को डायनामिक किया ना, तो देखो इसको क्या चाहिए, हमेशा वेरिएबल ही चाहिए। देखो रेडियो आ गया। अब अगर इस वेरिएबल की वैल्यू में चेक बॉक्स करता हूं, तो वो पे चेक बॉक्स आ जाएगा। तो हमारा इनपुट भी डायनामिक है, वेरिएबल में जो वैल्यू होगा वो रेंडर होगा। ओके, एक मिनट है, मीटिंग एंड होगी, दूसरा डालूंगा, उस पर ज्वाइन करो। दूसरी मीटिंग ऑलरेडी यूज थी आज, दूसरी शेयर कर रहा हूँ।
हाय सर। हाँ, बोलो बोलो यशस्वी। सर हम वहाँ पे दिस डॉट क्यों यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर में? हाँ, तो ये जो दिस कीवर्ड है ना, ये किसको पॉइंट करता है? अपने क्लास को। तो जैसे ही आप दिस डॉट लिखते हो ना, तो क्लास में जितने भी हाँ। वेरिएबल है, फंक्शन है, वो सारे आप एक्सेस कर पाते हो। दिख रहा है? सजेशन में आ रहा ओके। है? हाँ हाँ। ओके, सो दिस हाँ। विल पॉइंट टू योर क्लास। ओके, यस सर। जावास्क्रिप्ट में भी अपन दिस लिखते थे, लेकिन दिस कहा किसको पॉइंट करता था जावास्क्रिप्ट में? कहाँ पे लिख रहे हो? कोई फंक्शन में लिखा तो वो फंक्शन को पॉइंट करेगा, बाहर लिखा तो ग्लोबल स्पेस हम्म। को पॉइंट करेगा। वैसे ही टाइपस्क्रिप्ट में अगर आप दिस लिखते हो क्लास के अंदर, तो वो क्लास को पॉइंट करता है। क्लास में जितने फंक्शंस वेरिएबल डिक्लेयर किए, वो सारे आप एक्सेस कर पाते हो। क्लियर? यस सर। यस सर। अब ज्वाइन कर लिया सबने? एंड सर हम्म, बोलो। यहाँ पे हमने इनपुट टाइप में इक्वल टू टेक्स्ट लिखा है और उसके बाद में वैल्यू इक्वल टू फर्स्ट नेम कहाँ पे? 13 लाइन पे तो। हाँ, हाँ, 13 लाइन पे। हाँ, तो हम जो स्क्वायर ब्रैकेट से उसमें वैल्यू क्यों लिख रहे हैं हम? दूसरा कुछ अगर लिखे तो। कुछ भी लिख सकते हो। जैसे देखो ना, दूसरे एग्जांपल में मैंने क्या किया? टाइप को डायनामिक किया। जिस प्रॉपर्टी को आपको हाँ। डायनामिक वैल्यू करना है, डायनामिक वैल्यू भेजना है, उस प्रॉपर्टी को आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखोगे। गॉट इट? ओके सर। या। यहाँ पे हमने वैल्यू डायनामिक लिखी, यहाँ पे मैंने टाइप ही डायनामिक कर दिया। अब देखो और एक एग्जांपल लेते हैं। मैं यहाँ पे एक डिव लिखता हूँ, और मेरे वेरिएबल डॉट कंपोनेंट के सीएसएस में एक क्लास बनाता हूँ। इसको बोलते हैं प्राइमरी। इसको मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ ब्लू, हाइट देता हूँ 200 px, विड्थ देता हूँ 200 px। ठीक है, मैंने एक क्लास बनाया प्राइमरी नाम का। अब एक वेरिएबल बनाता है, डिव क्लास नेम। हाँ, ये जो वे था, इसको क्या बोलेंगे? क्या बोला मैंने इसको? डिक्लेरेशन प्लस डिक्लेरेशन। इनिशियलाइजेशन। क्योंकि हम वेरिएबल डिक्लेयर भी कर रहे हैं और उसको इनिशियलाइज भी कर रहे हैं। ये क्या था? वेरिएबल इक्वल टू डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन था। ठीक है, और एक वे है ओनली डिक्लेरेशन, डिव क्लास नेम कोलन स्ट्रिंग। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया? सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको डेटा टाइप दिया, वैल्यू इनिशियलाइज किया क्या? नहीं। तो वो क्या करेगा? बोले एरर देगा कि हैज नो इनिशियलाइजर एंड डेफिनेटली नॉट असाइन इन द कंस्ट्रक्टर। सो इसको हम कंस्ट्रक्टर में वैल्यू देंगे। डिव क्लास नेम इज इक्वल टू, अपने क्लास का नाम क्या है? प्राइमरी। ये मैं नाम यहाँ पे दे रहा हूँ। तीन डिक्लेरेशन के वे पता चले, डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन, दिस इज इनिशियलाइजेशन, दिस इज डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन। इसमें से बेस्ट कौन सा होगा, या फिर कौन सा फॉलो करना चाहिए? डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन। राइट, यही प्रॉपर वे है जो हमें यूज करना है। सो जब भी मशीन टेस्ट देते हो, यही वे फॉलो करो। वो आपका टाइपस्क्रिप्ट का स्किल दिखाता है कि यस, यू नो द डेटा टाइप एंड हाउ वी डिक्लेयर वेरिएबल इन टाइपस्क्रिप्ट। ओके, ठीक है। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल में मैंने प्राइमरी वैल्यू दी, और प्राइमरी नथिंग बट मेरा क्या है? क्लास नेम है। ओके, तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे, नॉर्मली क्लास होता है, इसको अपन प्राइमरी भेज सकते हैं, लेकिन मुझे मेरे क्लास का नाम कहाँ पे मिल रहा है? मेरे वेरिएबल में। तो क्लास को डायनामिक कर दो, और यहाँ पे आपका वेरिएबल का नाम दे दो। सेव सेव, देखो आ गया। इस डिव को क्लास लगा वो। सो हर कोई चीज, जितने भी अपने पास एचटीएमएल में एलिमेंट है, उनके जितने भी प्रॉपर्टीज है, सबको अपन डायनामिक वैल्यू ऐसे भेज सकते हैं। आइदर इट इज टाइप, क्लास, प्लेस होल्डर, वो टेक्स्ट एरिया में नहीं, रो कॉलम होता है, वो जितने भी प्रॉपर्टीज है सबको डायनामिक कर सकते हैं। यस क्लियर? सर। ओके, यस अब सर। यहाँ पे और एक चीज दिखाता हूँ।
मैं यहाँ पे एक डिव लेता हूँ, प्रॉपर इंटरपोलेशन में जा रहा हूँ मैं भी। यहाँ पे स्टाइल लिखा, यहाँ पे मैंने विड्थ लिखा 200 पिक्सल, हाइट लिखा 100 पिक्सल। अब यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड कलर देना है, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैं ऐसे भी वैल्यू पास कर सकता हूँ। कहाँ पे गया फर्स्ट नेम, नहीं देगा मेरे को लगा ही, जान दो, ये एनजी क्लास में बताऊंगा मैं। ठीक है। सो जितने भी अपने इनपुट एलिमेंट है उनके जितने भी प्रॉपर्टीज या फिर एट्रीब्यूट है सबको हम डायनेमिक वैल्यू भेज सकते हैं। व्हाट वी हैव टू डू, सिर्फ हमें वो प्रॉपर्टी को स्क्वायर ब्रैकेट में रैप करना है। क्लियर हो गया? तो दिस इज इंटरपोलेशन और ये है हमारा प्रॉपर्टी बाइंडिंग। डाउट है किसी को कुछ? 3 वेज ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन, अपने डेटा टाइप, बेसिक और क्लास और अपना ऑब्जेक्ट और अरे बाकी ऐसे। किसी को कुछ डाउट है इसमें? ना सर। नहीं। कुछ बच जाएगा अपना। वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे कर सकते हैं, मतलब के होते हैं ना 3-4 तरह के, हम कर सकते हैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन। यही हो गया तो ना। सेम आपने जो जावास्क्रिप्ट में बताया हुआ है, वही सेम यूज करना है यहाँ पे। नहीं नहीं, मेरे को नहीं समझा क्या बोल रहा हो। जैसे कि आपने अभी फर्स्ट नेम नाम दिया वेरिएबल का, वो